तो आप लोग होप यू आर डूइंग वेल और वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात की, बहुत ही बड़ा डीप डाइव किया था। और आज हम लोग डीप डाइव करेंगे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, यहाँ से कौन से स्टॉक्स अच्छे लगे और कैसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सेशन पूरा अटेंड करना, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या ना पैरामीटर्स देखने हैं। देखो क्या है कि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स बहुत भागे, तो बट ऑब्वियस है ऑटो इनसे स्टॉक्स भी भागेंगे। और अभी वो भागना चालू हुए। कंपेरेटिवली ऑटोमोबाइल्स काफी भाग चुके हैं पिछले 2-3 महीने में। तो जब से वो जीएसटी कट का नो खुलासा आया है, तब से तो आप देखो तो बहुत अच्छे भाग है। अभी ये ऑटो एनएसई स्टॉक्स यहाँ से भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से इनकी रैली स्टार्ट हुई है और भाग सकते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे किस तरह के स्टॉक बढ़ सकते हैं यहाँ से, और किस तरह के स्टॉक पे आपको नजर रखना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर आप सब कुछ तो आप ले नहीं पाओगे। तो ऐसे में आपको किस तरह के स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए वो हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अगेन गाइस, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यस। एंड ओवरऑल गाइस, यहाँ बहुत सारे नोट्स लेना है, एंड व्हेनेवर आई आस्क यू क्वेश्चन डू आंसर मी, तो मुझे पता चले कि बस यू आर विथ मी। ओके, चलिए ग्रेट है। यस, राजीव, मधुसूदन, भूषण, जितेंद्र, ओके, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। तो बात करते हैं ऑटो एंड स्टॉक्स के बारे में। देखिए, अ, आपको भी पता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी जब सभी पूरी, जैसे एक गाड़ी बनती है, जैसे मारुति की पूरी गाड़ी बनती है, तो क्या वो पूरा सभी स्पेयर पार्ट खुद बनाते हैं? नहीं बनाते ना। उनको भी, उनके पास भी 100 से 200 वेंडर होते हैं मिनिमम, जो कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट वो बाहर से लाते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कहते हैं ना कि कंपोनेंट्स बनाने का अगर फिर वो करेंगे तो उनको बहुत ही और ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेगी। तो ये ऑटो एंड से कंपनीज करती है। अब ऑटो एंड से कंपनीज ऑफकोर्स काफ़ी हद तक ऑटोमोबाइल्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर ऑटोमोबाइल्स के डेटा अच्छे आते हैं तो समझना का ऑटो एंड से की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर वहाँ डिमांड नहीं है तो ऑटो एंड से की कहाँ से बढ़ने वाली है। तो ये ऑफ कोर्स ये सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आता है हमेशा ऑटो एनसीई कंपनी का, तो वो हमेशा आप ध्यान रखना। ऑफ कोर्स फेवरेबल हमेशा ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती है, क्योंकि वो फ्रंट एंड में होती है। अगर तेजी आती है तो पहले वहां आती है, लेकिन ऑटो एनसीई एक तरह का डिसेंट रिटर्न भी ओवर द टाइम दे सकती है। तो चले थोड़ी जैसे लेट अस ओपन द स्क्रीनर ओनली, तो आपको थोड़ा पता चले। जस्ट अ मिनट। ओके, सो जैसे ये हम लोग बात करते हैं, ये कौन सा, ये सब कंपनियां यहाँ है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ उनो मदरसम है, बॉश है, उनो मिंडा है, भारत फौज, नो एंड्योरेंस है, शेखर इंडिया है। इवन मैंने कुछ और भी कंपनियां ओपन करके रखे आपके लिए। अगर हम लोग इनका रिटर्न भी देखें ना साल बाई साल, तो अगर बहुत नो एक अच्छा खासा रिटर्न है। जस्ट टू शो यू हियर, 1 मिनट। तो अगर आप 3 साल का और उस साल का रिटर्न देखिए, तो आप देखिए कि मदरसम ने 30, सॉरी, मदरसम ने 30% का रिटर्न दिया। ऑफकोर्स ये साल मदरसम चला नहीं है, लेकिन उनो मिंडा देखो 33% 3 साल से रिटर्न दे रहा है, 48% 5 साल से। आप देखिए भारत फोर्ज भी डिसेंट रिटर्न दिया है। ओके, एंड्योरेंस ने अच्छा खासा 3 साल का रिटर्न दिया है। इवन अगर हम लोग बाकी कुछ स्टॉक्स की बात करें, जैसे सोना, बीएलडब्ल्यू एंड ऑल दैट, तो उन लोगों ने भी ना एक अच्छा खासा सोना बीएलडब्ल्यू भी अगर आप देखो, उसने, अगर आप देखो तो वो एक स्टॉक है कि मार्जिन हाई है लेकिन चला नहीं है। देखिए आप, 1 साल से 27% माइनस है। अब ये देखना रहेगा कि कैसे स्टॉक चल रहे, कैसे स्टॉक नहीं चल रहे, उस पर थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करें। देखो जो ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी होती है ना, उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। ओके, और वो कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी एक ही स्पेयर पार्ट बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं, करेक्ट। और उसका अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग उनो मिंडा की बात करें, तो वो स्विचेस, लाइट्स, एलॉय व्हील्स, सेंसर, सीटिंग, ईवी कंपोनेंट्स, ऐसे सब वो बनाते हैं स्पेयर पार्ट्स। मिंडा कॉर्पोरेशन की बात करें तो मैक्रोट्रॉनिक, सेफ्टी, हार्नेस और टेलीमेटिक्स ऐसे बनाते हैं। फिर सोना बीएलडब्ल्यू काफी हद तक ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स और डिफरेंशियल गेयर्स बनाते हैं, काफी हद तक ना वो स्पेशलाइज जॉब है। ठीक है, इवन मदरसम की बात करें तो वायर हार्नेस, मिरर्स, पॉलीमर मॉड्यूल्स और उस तरह के बनाते हैं बहुत सारे। यानी मैंने जस्ट आई जस्ट गिवन द नेम, लेकिन उस तरह के अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब जब भी आप कोई भी कंपनी देखो, तो आपने एक चीज हमेशा ध्यान
नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। क्योंकि क्या ये कंपनियां जो कंपोनेंट्स बनाती है उसकी डिमांड कैसे, उन कितने नो ऑटो मेकर्स को वो भेजती है, किस तरह की डिमांड डोमेस्टिक है, किस तरह की डिमांड आउटसाइड है यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डिमांड पे ही उनका सेल्स होगा करे। और दूसरी एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्या इनमें मार्जिन कैसा है, इन सब में मार्जिन कैसा है, किस तरह का मार्जिन है। क्योंकि मार्जिन से भी प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव होती है, दोनों से होती है। एक तो सेल से तो ड्राइव होती है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी से भी ड्राइव होती है। अभी जिस तरह का ये जो ट्रेड वॉर का सिचुएशन चल रहा है, उसके वजह से काफी हद तक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मदरसम क्यों इस बार परफॉर्म नहीं कर रहा है, वन ऑफ द रीजन इसके नो काफी हद तक वो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी की वजह से वहाँ इशू आ रहा है। तो जो जो कंपनियां बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करती है वो ये ट्रेड वॉर के वजह से फंसी हुई है। लेकिन होपफुली नवंबर एंड दिसंबर एंड तक वहाँ रिजोल्यूशन आएगा तो ये सब कंपनियां वापस अच्छी तरह से चल सकती है, ऐसी उम्मीद लगा के चल सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बोला कि कैसे कैसे कंपोनेंट्स बनते हैं, उसमें मार्जिन कैसा है और इनका सेल्स कैसा है वो देखना है। तो अगर आपको स्क्रीनर में देखना है तो स्क्रीनर में जो मैंने इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जैसे बोला सेल्स देखना है, तो अगर सेल्स देखना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप देखें तो 3 साल का सेल अगर आप देखें तो मदरसम का 21% है, बॉश का 15 है, उनो मिंडा 26 है। ठीक है, ये सब 13-15 के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी मदरसम की बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 3 साल से 60% से ग्रो किया है। लेकिन वो मर्जर एक्विजिशन भी बहुत ही अच्छा करता है। बॉश का 18 है। उनो मिंडा का भी बहुत ही अच्छा मार्जिन है। ओके। तो ये भी थोड़ा देखना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सोना BLW का 18 है और ये भी 18 है, लेकिन तो भी वो परफॉर्म नहीं किया। उसके बहुत सारे रीजंस भी है। एक तो उनका CMD ऑफ हो गए और नो काफी हद तक वहां भी कोटे गवर्नेंस के इशू के वजह से गिरा है। लेकिन आपको सेल्स का किस तरह से ग्रोथ है वो हमेशा पिछले 3 साल का देखना है, देखना है, देखना है। अलोंग विद दैट आपको थोड़ा मार्जिन पे भी फोकस करना चाहिए। मार्जिन यानी अगर आप देखो तो इबिटा मार्जिन, ओके, इबिटा मार्जिन किस तरह से हो रहा है। अगर इबिटा मार्जिन मेरे हिसाब से ना 12% के ऊपर तो होना चाहिए। तो मदरसम का 9 है, बॉश का 17 है, उनोमिंडा जैसे 12 है, भारत फोर्ज 18 है। तो किस तरह का मार्जिन होता है। अब मार्जिन में भी आपको देखना है कि कहाँ से ज्यादा मार्जिन आ रहा है, कौन से कंपोनेंट जो सेल होते हैं ना वहां से ज्यादा मार्जिन है। जहां इनके जो A1 प्रोडक्ट्स होते हैं वहां अगर ज्यादा सेल आती है तो इनका मार्जिन अपने आप अपटिक आता है। ओके। तो कैसे कैसे आपको पता चलेगा, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हर एक कंपोनेंट्स जितना नीश बनाओगे ना, नीश यानी कहते हैं ना कि आप बना रहे हो बाकी सब कंपनियां नहीं बना रही है, वहां आपके मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सिंपल कैसे ना ब्रेक और वो सब बनाते हैं तो वहाँ मार्जिन कम रहता है। तो उस तरह से आपको थोड़ा बाइफर्गेशन करना पड़ेगा ना जब भी इन सब कंपोनेंट्स की बात करें कि कोई मार्जिन कहाँ से आ रहा है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन आई। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये सब है ना आपको डायरेक्टली मिलता नहीं है या स्क्रीनर और वहाँ वो आपको थोड़ा कॉल और वहाँ सब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग मार्जिन की भी बात करें तो ना काफी हद तक अगर हम लोग बात करें जैसे नो ओवरऑल अगर कौन से जगह पे मार्जिन ज्यादा है, जैसे फोर्जिन होता है ना और मशीनिंग होता है। ओके।
तो उसमें जैसे भारत फोर्ज, हैप्पी फोर्जिंग, क्राफ्ट्समैन, वहाँ वो लोग है ना, फोर्जिंग क्या होता है कि वो जो कंपोनेंट्स इकट्ठे और नो मोल्डिंग करते हैं, वो सब की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ अच्छा खासा होता है, 18 से 25% का मार्जिन ज्यादा रहता है। तो वहाँ एक तरह से ना वो कह सकते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट उनके सेल होते तो हमेशा मार्जिन ज़्यादा होगा। इवन लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो वो 10 से 14 होता है, 10 से 14% के आसपास होता है। सस्पेंशन शॉक ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो 9 से 11% होते हैं। यानी जितना आपका कंपोनेंट कॉमन हो गया कि भाई कोई और भी इजीली बना सकता है, वहाँ मार्जिन कम हो जाता है। जैसे ब्रेकिंग सिस्टम में 10 से 11% के आसपास रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। बैरिंग होता है, बैरिंग कोई भी बना सकते हैं, तो वहां तो भी 12 से 14% होता है। तो इस तरह से आपको मार्जिन का भी एक ख्याल आ जाएगा, तो कि किस कौन सी कंपनी कहाँ क्या करिए। देखो, ऑटो इंश्योरेंस यानी बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत। यानी अगर आपको यहाँ बताऊँ तो ऑटो मोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, नहीं 1 मिनट, आई थिंक ऑटो कंपोनेंट्स ओपन करते हैं। गाइस, ये आपको दिख रहा है? देन जस्ट टाइप वाईफाई यस इन द चैट बॉक्स। ये आपको दिख रहा है पूरी लिस्ट? अगर मैं देखूं ना, ये चौथे पे जाऊं तो ये ऑलमोस्ट, यस दिख रही है ना? ओके, आप ये देखोगे ना, ऑलमोस्ट 167 कंपनीज है। सोचो, ऑटो एंसेलरीज में आप इतना तो देख भी नहीं पा। आप देख रहे हो कितनी सारी कंपनीज है, कितनी सारी ऑटो एंसेलरीज है। आधे के तो हमने और आपने नाम भी नहीं सुने हैं। ओके, तो क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि नो, हंड्रेड्स क्या थाउजेंड्स में ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जो बनाते। ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें ना तो 6 to 7% ऑफ द जीडीपी, कहना ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज कंट्रीब्यूट करती है। तो छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। 6 to 7% बहुत बड़ी चीज है। तो उस तरह से आप देखो तो इसलिए ऑटो एंसिलरी कंपनीज का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, बहुत ही। वन ऑफ द रीजन इज दैट कि ये लोग कंट्रीब्यूट भी उस तरह से करते हैं। अगर हम लोग बोले कि आगे जाके भी ये जो कंपनियां है वो बहुत बढ़ भी सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल, जैसे मैंने बोला आपको कि जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनीज का नो दबदबा बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑटो एंसिलरी कंपनीज का भी दबदबा बढ़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है आगे जाके भी। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, ऐसा नहीं बोल सकते कि सबका होगा। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत हो जाते हैं कि अच्छा होगा। ऑलमोस्ट देखिए ना, अगर हम लोग 2025 की भी बात करें, $80 बिलियन की ऑलमोस्ट ऑटो एनसी कंपनीज है। ऑलमोस्ट ये 10 या 11% से ऑलमोस्ट ग्रो करेगी, और ये लग रहा है कि डबल हो सकती है नेक्स्ट 5 साल में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 13-14% से, तो होपफुली होपफुली यहाँ से ये सब कंपनियां ग्रो करेगी। अगर हम लोग बात करें तो ये ऑलमोस्ट $222 बिलियन की, ऑलमोस्ट 5 to 7% जीडीपी का हमेशा ये नेक्स्ट 5 साल तक ये कंट्रीब्यूशन करेगी। और ये एक बड़ा पिलर रहेगा। ऑफ कोर्स, अगर आपको पता है कि नो काफी ऑटो एंड कंपनीज ऑलरेडी, अगर ग्लोबली अगर आप देखने जाए ना, तो वो लोग एक्सपोर्ट भी बहुत सारा करते हैं। तो इसलिए मेक इन इंडिया के वजह से फायदा है, प्लस अपना कहते हैं ना कि लेबर चीप है। ओके, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेबर भी चीप है और काफी सारे स्किल्ड लेबर है। इसके वजह से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। अगर हम लोग देखें तो 25 से 27% ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट अपना हो रहा है। अगर हम लोग बात करें यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट की बात करें, वहाँ सब, और इवन अफ्रीकन कंट्रीज में भी काफी हद तक नो सप्लाई हो रहा है। इवन अगर हम पीएलआई की बात करें तो $10 बिलियन की ऑलमोस्ट पीएलआई यहाँ आने वाले, और 2026 में प्रोजेक्टेड है कि एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $32 से $35 बिलियन पहुंचेगा। तो ऑफ कोर्स नो काफी हद तक कह सकते हैं कि डिमांड रहेगी, और आगे जाके भी आपको बस वही है कि एक सही ऑटो एंसिलरी कंपनी अगर पते तो ओवर द टाइम ग्रो करते हैं। इसमें भी अगर आप नामी कंपनी के साथ जाते हो तो भी वो डिसेंटली ग्रो। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, उनो मिंडा देख लो, मदरसन सुमी देख लो, या वैसे सब, नो दे दे हैव डन डिसेंटली वेल ओवर द टाइम। बस वही है कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई किसी एक ही सप्लायर पे तो डिपेंडेंट नहीं है, एक ही ऑटोमेकर तो पे डिपेंडेंट नहीं है ना, कि भाई मैं सिर्फ वो टाटा मोटर्स को ही जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर इशू है, तो फिर नो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है।
लेकिन आपको देखना है कि डाइवर्सिफाई है, क्योंकि उनके जो कस्टमर है वो कस्टमर थोड़े डाइवर्सिफाई है। अगर वो डाइवर्सिफाई होते हैं, थोड़े ग्लोबल थोड़े इंडियन, तो क्या होता है, रिस्क थोड़ा नो डाइवर कहते हैं ना, कम हो जाता है। एंड इसलिए आपको कस्टमर लिस्ट भी देखने की, किन किन को सप्लाई कर रहा है और किस तरह से सप्लाई करें। नॉर्मली क्या होता है कि ऑटो एंड कंपनी में ऐसा होता है कि कोई कंपनी आपसे अगर माल बनाती है, जैसे कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति कोई ऑटो एंड कंपनी से कुछ एक गियर का बनाती है, नॉर्मली वो इजीली चेंज नहीं करते, वो सालों तक चलता रहता है। ओके, तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना बड़े होते हैं, और फिर उसमें ना वो महारती हासिल हो जाती है, यानी एक्सपर्टाइज आ जाती है। इसके वजह से वो ऑटो एंड की कंपनी का दबदबा रहता है। एंड दैट इज वाई मोस्टली ऑटो एंड कंपनी का अगर आप सेल्स में फ्लक्चुएशन देखोगे तो कम देखोगे, कांस्टेंट नॉर्मली बढ़ता रहता है। और क्या होता है कि जैसे मारुति यहाँ है, ओके, अब मारुति को सप्लाई करना है, और उसके आजू, यानी कहते हैं ना कि 30-40 किलोमीटर में आप देखोगे मारुति का प्लांट है, और आजू बाजू इतनी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज एस्टेब्लिश हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए तो बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होता कि मारुति है, मारुति कई जगह पे प्लांट बनाता है ना, तो उसके आजू बाजू का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जब इतनी बड़ी कंपनी, इसलिए नो प्लांट रखती है। इसलिए बाकी सब स्टेट ना इतनी फाइट करते हैं कि भाई नो हमारी जगह पर, जैसे मुझे पता है, यहाँ मैं तो अहमदाबाद में हूँ, यहाँ पास में ही साणंद है, वहाँ टाटा मोटर्स आए। बंगाल में नहीं हुआ तो आपको पता है ना, नरेंद्र मोदी जी लेके आए यहाँ, तो पूरा साणंद एरिया ही टाटा मोटर्स की वजह से डेवलप हो गया। अब वो एक जगह छोटा सिटी है, वो लिटरली डेवलप हो गया, तो वो पावरफुल होता है, वो पावर, इसलिए नो इतनी कहते हैं ना कि सब फाइट करते हैं स्टेट के, भाई हमारे वहाँ आए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और भी चीज जैसे आपको ध्यान में रखनी है। और अच्छा, आगे जाने से पहले गाइस, अगर आप लोग मुझे YouTube में फॉलो नहीं करे तो जरूर कीजिएगा। मैं हर रोज कोई ना कोई नो सेक्टर पे उस पे वीडियो डालते रहता हूँ। हाउ मेनी फॉलो यू मीन वीडियो यूट्यूब गाइस। और इसमें काफी मेरे टीवी के इंटरव्यूज भी आते हैं, जैसे ये आज ही आया था नो बिजनेस टुडे का, ये बैंक्स के, NBFC के, ये मैंने अलग अलग वीडियोस डाले, प्लीज जाके देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और कुछ कुछ हमारे टीवी इंटरव्यूज होते हैं, जैसे मनी 9 के, NDTV के, CNBC के, उन सब के भी मैं इंटरव्यूज रखता हूँ। तो आपके लिए ना बेटर रहेगा अगर आप जाके दे। इवन लाइव, कल मैंने लाइव किया था। ट्राई कर रहा हूँ कि एवरी ट्यूसडे मैं लाइव करूँ। हो सके तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा 9 o'clock। ऐसे भी लिंक आ जाएगी, लेकिन यस, ट्राई करना, ठीक है। और जैसे आपको आपको तो पता ही है कि हमारी जो वेबसाइट है वहाँ, we do 1 minute, we are a SEBI registered research analyst, नो। सो हम लोग नो रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप जरूर जाके देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले तो। ओके, ये पूरा पैकेज है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन अबाउट ऑटो एंसिलरी कंपनीज गाइस। तो जैसे मैंने बोला कि नो आपको थोड़ा ये देखना है कि किन किन को सप्लाई हो रहा है, किसको हो रहा है, कितना ऑर्डर बुक है, ये सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। और इसका जो पी रेशियो होता है ना, वो नॉर्मलाइज होता है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन से फाइनेंशियल रेशियोज आपको ध्यान में रखने हैं जब आप ऑटो एंड कंपनी देखते हो। सो टॉकिंग अबाउट दैट, तो फर्स्ट रेशियो तो वही है कि भाई रेवेन्यू कैसा है, रेवेन्यू सस्टेनेबल है कि नहीं है। नो, नॉर्मली रेवेन्यू देखिए, अगर 15% ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन ये 21%, 15%, दैट इज ओके। 13-14% से तो ज़्यादा होना चाहिए, तो नॉर्मली इन सब कंपनी का है। मैं आपको बस ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ गाइस, ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, मैं आपको जस्ट इनिशियली आपको बता तो 13 से 15% अगर रेवेन्यू होता है तो अच्छा है। तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। प्लस इबिटा मार्जिन किस तरह से है, अगर अगर वो है ना, इबिटा मार्जिन भी यहाँ से मिल जाएगा, 1 मिनट में बताता हूँ। इबिटा मार्जिन क्यों देखना है, रीजन है कि क्या है कि ओवरऑल, 1 मिनट, ये रहा इबिटा मार्जिन, ये एटलीस्ट 10% के ऊपर हो तो अच्छा है। तो अभी मदरसन का 10% से नीचे है।
बॉश का 17, उनो मिंडा 12, अगर 12-20 है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अगर 20 के आसपास है तो। क्योंकि ये क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव थोड़ा बिजनेस है, तो यहाँ कैपिटल भी लगता है, कैपेक्स भी लगता है, तो ईबिटा जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, तो एटलीस्ट 10-12% से ऊपर हो। लेकिन ये इस तरह से 20% हो या जैसे, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ईबिटा मार्जिन और एक रेशियो जो आपको देखना है, और वो आप यहाँ भी देख सकते हो गाइस। आपको अगर देखना है कि भाई सेल्स और मार्जिन किस तरह से जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ अगर आप स्क्रीनर में देखोगे ना, तो ये देखिए आपको पूरा ये दिखाएगा। ठीक है कि सेल्स किस तरह से अभी ये जो बार है ना, बार, ये जो बार है ना, ये है सेल्स। तो ये सेल्स ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये स्टॉक कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टॉक है उनो मिंडा है। तो देखिए सेल्स आपका कॉन्स्टेंटली अप जा रहा है, जो अच्छा है। ये फिर ये जो रेड लाइन है ना, अभी रेड लाइन की हम लोग अगर बात करें, तो ये 1 मिनट, हाँ। ये देखो रेड लाइन है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका देखो स्टेबल है अराउंड 34-36, जितना ज़्यादा वो अच्छा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर हम लोग बात करें, तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी है और नेट प्रॉफिट, लेकिन देखो नेट प्रॉफिट इतना नहीं है, 6-7%, 5-6%, जैसे मैंने बोला ना गाइस की, क्योंकि ये थोड़ा कैपिटल इंटेंस के, इसमें वॉल्यूम का गेम ज़्यादा होता है कंपेयर टू, नो, यू कैन से दैट, नो, मार्जिन, वॉल्यूम का गेम ज्यादा होता है। मैं आपको दूंगा, इसके पैरामीटर्स भी दूंगा, डोंट वरी। सो दिस इज हाउ नो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट एनी कंपनी। इवन अगर आप जैसे ये सोना BLW का है, सोना BLW का भी अगर आप यहाँ क्लिक करोगे ना, सेल्स एंड मार्जिन, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है, वो है नो, ROC। ROC ऑलमोस्ट 14 से 16% हो तो बेटर है। तो ROC कहाँ से मिलेगा? ROC यहाँ से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको ये पैरामीटर्स चाहिएगा, इस जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। स्किनर के कौन से पैरामीटर्स है? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, मैं आपको दे देता हूँ। ये है, ये आप फोटो ले लीजिए, लेना है तो। ठीक है, ये आपको वापस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ROC की बात करें, ROC है ना 14 से 16 होगा तो अच्छा है, 20 के ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। तो आप देखो, तो ये रहा ROC। ठीक है, अब आप बोलोगे ROE क्यों नहीं देखे, क्यों ROC? क्योंकि यहाँ डेट रहेगा, थोड़ा डेट रहेगा, और डेट टू इक्विटी भी एक इम्पोर्टेंट रेशियो है जो देखना है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय नॉर्मली थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखते हैं। ये देखिए 13 है, 21 है, 18 है, 12, 25, ये 25 देखिए, इसका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, शफल इंडिया का। सो नो, ये देख सकते हो। और जैसे मैंने बोला, डेट टू इक्विटी भी देखना है आपको, मैंने ऑलरेडी पैरामीटर में दिया हुआ है आपको। नो, डेट टू इक्विटी अगर 0.5 के नीचे हो तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली ये सभी के 0.5 के नीचे है, सिर्फ भारत फोर्ज का ज़्यादा है, लेकिन ये अच्छा है, यानी कम है तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम रहता है, एंड दैट विल बी मच मच बेनिफिशियल। तो आप देखोगे डेट टू इक्विटी भी ना 0.5 से नीचे, सो विच इज क्वाइट गुड। ठीक है। इवन अगर हम लोग बात करें कि भाई, दूसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, EV/EBITDA। EV/EBITDA ये रहा। सो 1 मिनट, कहाँ गया EV/EBITDA? ये रहा। ठीक है, अब EV/EBITDA अगर आप देखो तो 10 से 15 के बीच में हो तो अच्छा है। तो अगर ये देखिए कि EV/EBITDA अगर आप देखो, तो बहुत सारे का ज़्यादा है, यानी थोड़ा वैल्यूएशन तो स्ट्रेच है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। इवन पी रेशो भी अगर आप देखेंगे, तो पी रेशो भले मैंने 20 बोला है, पर नॉर्मली इतना कम होता नहीं है। अच्छी कंपनी का अच्छा खासा 40-50%, 40-50 टाइम्स हो सकता है। सो दिस इज व्हाट नो, आपको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, कुछ रेशियोज आप जो थोड़ा नजर में रख सकते हो। ओके, वो मैंने ऑलरेडी दिया है। गाइस, आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट? देन जस्ट है V4 वैल्यू, जस्ट है V4 वैल्यू। अच्छा लग रहा है कि नहीं, या बोर हो रहे हो? अभी बोर तो मैं क्या बोलूँ, अब ये टॉपिक ही ऐसा है। लेकिन आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, तो आप ना खुद भी कर सको, कभी आपको खुद
नो अगर ऑटो इंडस्ट्री को एनालाइज करना है तो खुद भी कर सकते हो। यस सुपर, यस। यस वेरी गुड, ओके, थैंक्स थैंक्स। चलिए, या कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए प्लीज प्लीज। नाउ टॉकिंग अबाउट, तो ये थे कुछ फाइनेंशियल रेशियोज जो आप नो थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। दूसरा एक जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि भाई, एक तो फाइनेंशियल रेशियोज तो है, दूसरा आपको ये देखना है कि भाई नॉन स्क्रीनर रेशियोज, रेशियोज नहीं, नॉन स्क्रीनर पैरामीटर्स क्या क्या देखने हैं। जैसे कुछ पैरामीटर्स में से एक बात बताऊं तो जैसे ईवी का कैसा, इसका ऑलरेडी रेडीनेस है, क्या ईवी रेडीनेस है, हो रही है कि नहीं हो रही, यानी ईवी कंपोनेंट्स सप्लाई कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जैसे क्या आता है कंपोनेंट्स, यानी ई एक्सएल होता है, सेंसर्स, चार्जिंग सिस्टम। तो अगर ईवी में वो होता है कंपनी, तो फ्यूचर के चांसेस के कहते हैं ना कि आपके बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ओके, तो वो आपको थोड़ा आप ध्यान में रखो तो बेटर है कि भाई नो बाहर जाके नो ईवी का किस तरह से रेडीनेस एंड ऑल दैट। अगेन नो कस्टमर और ओईएम डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से है। एक तो ईवी रेडीनेस बोला कि ईवी तरफ हो तो और बेटर है। दूसरा होता है कस्टमर एंड ओईएम डाइवर्सिफिकेशन, यानी जो आपका जो क्लाइंट बेस है वो नो डिपेंडेंसी ऑन वन मैन्युफैक्चरर या पूरे सेगमेंट का है। यानी एक एक तरह से ना कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी जैसे मैंने बोला ना कि एक ही क्लाइंट पे तो डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग क्लाइंट्स है। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है जो ओरिजिनल ऑटो मेकर के साथ होता है वो, और उसे ओईएम कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो अगर उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो फिर क्या आपके पास दूसरे ऐसे ऑटोमेकर जिसको आप सप्लाई कर पाए, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। तीसरा कि भाई आर एन डी और प्रोडक्ट इनोवेशन किस तरह से करें, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अगर आपका नया डिजाइन आता है, ऑटोमेकर नया डिजाइन लेके आते हैं, तो उसके कंपोनेंट्स के एंगल चेंज हो जाते हैं, स्टाइल चेंज हो जाता है, तो उनके पास क्या कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि उस तरह के कंपोनेंट्स बना पाए, हाई हाई टेक कैपेसिटी है कि नहीं है। फिर अगर जितना आपके पास डिजाइनिंग पावर होगा, जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी यूज कर पाओगे, इवन ऑटो एनसीआई की बात कहूँ, आपके कंपोनेंट इतने अच्छे हो तो फिर वो एक्सपोर्ट भी होंगे और इंडिया में भी यूज होंगे। तो क्या आर एन डी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से इनोवेशन चल रहा है। ये सब क्या होता है कि ये ऑटो एनसीआई कंपनीज है ना, नॉर्मली एक स्टेडी कंपनीज होती है, वो स्टेबल रिटर्न आपको देते जाती है। Okay, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। प्लस दूसरा एक है कि भाई कैसी मैनेजमेंट क्वालिटी और नो कैपिटल एलोकेशन किस तरह से कर रहे हैं। भी क्वालिटी तो अच्छी है ना मैनेजमेंट की, क्या वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है, और क्या उनका आरओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है कि नहीं है। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 7-8% होता है, लेकिन अगर आप डबल कमा के दो या 20% पे आरओसी आए तो बहुत ही अच्छा है। तो क्या मैनेजमेंट उस तरह का मैनेजमेंट है कि जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाए आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। सो वो एक टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर पाता है कि नहीं कर पाते, वो सब देखना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। देखो इन सब में क्या होता है कि नो आपका जो ऑटो इनसे कंपनी तो नॉन स्टॉप आपके कंपोनेंट्स ऑटो मेकर के पास आते रहने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन चलता रहता है, वहाँ जस्ट इन टाइम होता है वापिस काफी हद तक। जैसे मैं भी खुद सीए था, मैं ऑडिट करने जाता था, मैं सफारी में बहुत जाता था। तो वो सफारी बैग्स है जो अच्छा चल रहा है बाय द वे, तो वो यार मुझे पता है, मैं जब ऑडिट करता था मैंने देखा था कि 600 सप्लायर है और सबका जस्ट इन टाइम चल रहा है। जैसे जैसे बैगें बनती जाती वैसे ऐसा नहीं कि भाई गोडाउन का गोडाउन आपका स्टॉक पड़ा रहा है, नहीं। काफी हद तक जैसे जैसे गाड़ियां, वैसे ही जैसे बैग बनती है वैसे कंपोनेंट्स आते हैं, वैसे ही गाड़ियां बनती है उसके कंपोनेंट। तो आपके किस तरह से सिस्टम में किस तरह से नो आप डिलीवर कर पा रहे हो, ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है, वो सब काफी हद तक देखना पड़ता है। प्लस और एक चीज अगर अच्छी हो सकती है वो है एक्सपोर्ट। आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मिडल ईस्ट में और अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही डिमांड है।
तो ग्लोबल के ओईएम ऑर्डर्स आते हैं। ओईएम जैसे वापस बोला, ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जैसे मर्सिडीज हो गई या आपका बीएमडब्ल्यू होगा इवन। तो इन सब के जो ऑर्डर आते हैं, तो किसने ऑर्डर आते हैं और वो वहाँ यहाँ से पुश कर पाते कि नहीं कर पाते। प्लस चाइना प्लस वन जो पॉलिसी चल रही है उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक अगर इंडियन ऑटोमेकर चाहे तो उसका फायदा उठा सकते। काफी हद तक नो नो ग्लोबल जो ओईएम प्लेयर्स है, दे आर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू चाइना। तो वहाँ ये लोग किस तरह से सप्लाई कर पाते, तो कुछ कुछ चीजें अगर आपको ये पता हो कि भाई मैंने, और वो सब कैसे पता चलेगा, मैनेजमेंट गाइडेंस है, मैनेजमेंट के कॉन कॉल से, उन सब से आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट नो, आप थोड़ा ये ध्यान में रखोगे नो, आपके लिए बेटर रहेगा। आपको ये पॉइंटर्स चाहिए गाइस तो मैं दे देता हूँ आपको। ये थोड़ा नॉन स्क्रीनर पॉइंटर्स है। यस, ये रहा। यू गॉट इट, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो ये थोड़े पॉइंटर्स आप ध्यान में रखना। और जैसे मैंने बोला है कि ये नॉन क्वालिटेटिव है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हमेशा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में खो जाते हैं। लेकिन आपका अगर जो कंपोनेंट जो आप बनाते हो आगे जाके वो डिमांड में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं भी हमेशा, जैसे मैं और मेरी टीम जब भी रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम ज़रूर देखते हैं कि भाई किस तरह के कंपोनेंट्स वो बनाते हैं, किस तरह का डिमांड है, किस तरह के ऑटोमेकर्स को भेज रहे हैं, आगे जाके इन कंपोनेंट्स की डिमांड कैसी रहेगी, क्या ये फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स में ना टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी चेंज होते रहते हैं। तो क्या ये कंपनियां उस तरह से परफॉर्म कर पाती नहीं, और वो आपको सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी से ही पता चल जाएगा। अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सेल्स एक लेवल के ऊपर है, 15 से 20% के ऊपर है एटलीस्ट, तो आई थिंक दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स नो विच इज रिक्वायर्ड। क्योंकि नए नए नो इतने सारे मॉडल्स आते रहते हैं आजकल, तो आपको चेंज भी अकॉर्डिंगली होना पड़ता है। सो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ना, जब भी इन सब कंपनियों का आप एनालिसिस करते हो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लस देखो, ये भी है कि ये सब कंपनियां टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल अलग अलग कंपनी को देते हैं। लेकिन नो, ये भी देखा है यस कि कौन से सेगमेंट में दे रहे हैं। टू व्हीलर को दे रहे, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल। अब टू व्हीलर अच्छे चल रहे तो टू व्हीलर को दे रहे, तो इनका टर्नओवर भी फास्ट घूमता है। प्लस क्या वो आईसी से ईवी में ट्रांजिशन हो रहे हैं, इंटरनल कंजम्पशन जो नो इंजन होता है, जो पहले के इंजन, और ईवी यानी नया, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो किस तरह से वो लोग ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो वो जो जो कंपनियां बेटर वे में वो ट्रांसफर करेगी, वो कंपनियां यहाँ जीतेगी। आई टेल यू, यहाँ एक यूनिवर्सल आपका नो कह सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ रहने वाला है। क्योंकि गाड़ियां तो बिकने ही वाली है, गाड़ियां में तो कोई टेंशन है ही नहीं। द ओनली थिंग इज के नो आपको देखते रहना पड़ेगा कि किसका सेल्स बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी कंपनीज है, तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है? अब आपका क्वेश्चन कि तो कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो मैंने तो कुछ आपको बताया, लेकिन आप थोड़ा एक सेगमेंट पकड़ लो कि भाई हाँ भाई मुझे ईवी तरफ जाना है। तो ईवी में काफी सारी कंपनी, जैसे उनो मिंडा भी है, सोना बीएलडब्ल्यू है, काफी सारी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सभी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट टू शो यू हियर, जैसे अगर हम लोग जैसे बात करें सोना बीएलडब्ल्यू, उसका मार्जिन सबसे अच्छा है, उसका मार्जिन बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ अगर आप देख पाओ, जस्ट अ मिनट, ये रहा। ये देखिए, इबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे, मदरसम का 9 है, बॉश का 17-18 है ना, शेफलर का 20 है। लेकिन आप देखो सोना बीएलडब्ल्यू का 30 है, यानी मार्जिन तो जबरदस्त है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सेल्स भी ठीक ठाक है 18%, तो लेकिन स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? तो स्टॉक एक्सटर्नल रीजन की वजह से नहीं चल रहा है।
अफकोर्स उनके सीए, उनके जो एमडी की डेथ हो गई, लेकिन ये देखो 40% नीचे है अभी, 40% नीचे है। लेकिन तो भी 49 का पी है। अब देखो तो बाकी सब कंपनी जैसे उनो मिंडा, वो तो 70 के पी पे चले, तो आप बोलोगे इतना हाई पी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको पी हमेशा ज्यादा मिलेगा, आपको प्रीमियम मिलेगा। जैसे आपकी कंसिस्टेंसी कम होगी, आपको पी कम मिलेगा। अब देखो मदरसम का देखो 33 ये है, क्योंकि इस साल इसने परफॉर्म भी नहीं किया है। करेक्ट। सो लॉट मच ऑफ डिपेंड ऑन हाउ यू परफॉर्म। ओके, और उस तरह से मार्केट आपको प्रीमियम देगा। ऑटो इनसे कंपनीज मैं बोलता हूँ कि मुझे तो ये हमेशा इसलिए अच्छे लगते हैं ना, कि यहाँ एक सेक्युलर ग्रोथ मुझे हमेशा दिखता है, कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। और प्लस क्या होता है कि अगर आप कमर्शियल व्हीकल को भी देते हो, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो कोई ना कोई तो चीज चलती रहती है ना, तो इसलिए इनका क्या होता है, रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये चीज इनको इनके लिए काफी हेल्पफुल रहती है। तो ये देखिए, ये एक सब कंपनियां अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड रिटर्न भी दी है। द ओनली थिंग इज के आपको बस वही है कि जैसे मैंने कुछ कुछ फैक्टर्स देखे, वो ध्यान रख के आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। इवन छोटी छोटी ऑटो एनसी कंपनीज हैज गिवन अ ग्रेट रिटर्न। ठीक है। लेकिन और यहाँ से आपको और जानना है ना, तो इसमें यहाँ से आपको काफी पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए कि, देखिए सोनावली वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडिंग मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज कंपनी, कि भाई वो क्या बनाती है। ओके, ये सब आपको यहाँ से, आर यू एबल टू सी दिस गाइस? देन जस्ट हैव यस इन द चैट बॉक्स, यस इन द चैट बॉक्स। तो ये की पॉइंट्स होता है, या ये कहाँ से मिलेगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको वापिस। ये जो रीड मोड है ना, रीड मोड, यहाँ से आपको पूरा पता चलेगा। और यहाँ से अगर आपको देखे तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितना रेवेन्यू मिक्स कहाँ है। देखे तो डिफरेंशियल गैस में 32% है, असेंबलीज में 27 है। ठीक है। कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स में 9% है। प्लस देखो ये पूरा आप चारों चार सेगमेंट में है। ठीक है, 72% पैसेंजर व्हीकल्स में है। तो उस तरह से आपको हर एक कंपनी का मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऊना मिंडा का देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इनका प्रोडक्ट मिक्स यहाँ बता रहा है कि स्विचेस में 25 वहां से आ रहा है, लाइटिंग में 23 आ रहा है, कास्टिंग में 20 आ रहा है, सीटिंग में 7 आ रहा है। ठीक है, और वो 93% OEM को देते हैं। डोमेस्टिक 89% है, एक्सपोर्ट है 11%। ठीक है, तो उस तरह से आप देख, ऑफ कोर्स ये देखो ये डेटा पुराना है, तो आई एम जस्ट शोइंग यू। एक्चुअल डेटा आपको कहीं ना कॉन कॉल और नो आप उनके प्रेजेंटेशन से भी मिल जाएगा वो। और ये अगर आप पढ़ोगे ना, तो काफी आपको पता चलेगा कि कैपेक्स कैसे करना है एंड ऑल दैट। अगर आपको देखना है तो नीचे आप जाओगे ना, तो उनका अगर यहाँ से देखोगे ना, तो यहाँ से आपको इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी। जैसे ये तो ट्रांसक्रिप्ट है कि भाई कौन कॉल में क्या बोला गया है, ये पीपीटी है देखिए। तो ये पीपीटी, पीपीटी में बहुत सारी डिटेल्स दी जाती है। तो अब ये पीपीटी भी आप देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है उनो मिंडा में। ओके, और ऑपरेशन लाइन से लेके पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। और थोड़ा डिटेल में होता है कि भाई देखिए ये है ना, ये देखो ये पूरा डिटेल में है कि भाई टू व्हीलर 48 है, फोर व्हीलर 45 है, कमर्शियल व्हीकल 3% है, थ्री व्हीलर 3%। तो उस तरह से वो लोग पूरा ब्रेकअप देते हैं कि और ये प्रोजेक्ट एक्सपांशन एंड एवरीथिंग। सो दिस इज वेन नो यू कैन सी एंड गेट टू नो कि भाई नो कंपनी कहाँ जा रही है। प्लस कॉन कॉल जो होता है ना, ये कॉन कॉल होता है, इसका ये लोग नोट्स भी दे देते हैं, तो नोट्स भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नोट्स अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा ना कि भाई कंपनी क्या करने वाली है आगे जाके। ठीक है। सो दिस इज व्हाट नो, आपको थोड़ा अगर अगर एंटर करना है ना, तो थोड़ा समझना है। हम लोग तो ये समझते हैं रेगुलरली, क्योंकि जब हमें रिकमेंडेशन देना है तो ये सब पहले ये देखा जाता है। बट थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी पता है। एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। देखो यार, एनुअल रिपोर्ट क्या है, थोड़ा पुराना होता है, और हम तो क्वार्टरली रिजल्ट पे काफी हद तक बिहेव करते हैं।
सो कीप दिस इन माइंड। अब प्लस जैसे मैंने बोला कि आपको कैटेगरी, तो वापस मैं बताता हूँ कि कैटेगरी वाइज जाएंगे तो बेटर रहेगा आपको। कौन से कैटेगरी में कंपनी के कौन से सेगमेंट्स है, तो उससे आपको थोड़ा पता चलेगा। प्लस आपको सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओसीई, ईवी बाई बीटा और डेट टू इक्विटी रेशियो पे नज़र डालना है। क्वालिटेटिव में जैसे मैंने बोला कि इनके एक्सपोर्ट कैसे है, जैसे अगर यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट है तो फिर टेंशन है, करेक्ट। तो वहाँ आपको दिक्कत आ जाएगी कि भाई वहाँ कह सकते हैं कि जब तक ये ट्रेड डील नहीं होती तो प्रॉब्लम आएगी। प्लस काफ़ी हद तक तो कनाडा से भी वो लोग नो सप्लाई करते हैं, तो कितना एक्सपोर्ट है कितना डोमेस्टिक है ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल उन सब का इतना चक्कर नहीं होता है इस सब में, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्लस यहाँ क्या होगा कि आप अगर आप देखो तो एक इन सब कंपनियों में ना टिपिकल सीजन होते हैं, टिपिकल सीजन होते हैं, यानी क्या होता है कि न कुछ सीजन में बहुत अच्छा, जैसे दिवाली आए तो उससे पहले बहुत ही अच्छा सेल्स बुक हो जाता है। तो आपको वो थोड़ा साइकिल भी दिखेगा कि भाई Q1 अच्छा है या Q2, Q3, Q4, तो उस तरह से आप थोड़ा समझ सकते हो। ओके। सो प्लस काफी हद तक जो भी कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है, रॉ मटेरियल को भी कंट्रोल करती है ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी हो सकता है, जैसे असेंबली मॉड्यूल्स एंड ऑल दैट, लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपोर्ट में क्या फायदा होता है कि एक्सपोर्ट में आपके मार्जिन्स अच्छे होते हैं और प्लस थोड़ा सेक्युलर ग्रोथ होता है कि भाई चलो अगर डोमेस्टिक वे पर अगर ठंडा हो रहा है तो ग्लोबली जो आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ सेल्स बढ़ जाता है, तो वहाँ फायदा होता है। ठीक है। प्लस नो, धीरे धीरे आप किस तरह से R&D करते हो और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लस नए नए प्लांट्स किस तरह से ला रहे हो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। आई नो मैं बहुत सारी थियरी बोल रहा हूँ गाइस, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर डालिए गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कुछ भी समझना है तो मैं ट्राई करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो मैंने बोला कि आप इस तरह से जाए तो बेटर है। मैंने काफ़ी सारे नाम दिए तो वो भी अच्छा ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है कि यू हैव टू गो विथ अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। आई थिंक उसके साथ रहोगे तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है आपके कमाने के। एंड वही मैंने ओवर द टाइम देखा है। नो, ऑटो इंश्योर इज मच मोर स्टेबल स्टॉक्स। ओके, और नो एक ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गो विद द विनर्स। आई थिंक वहाँ अगर आप जाते हो ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कमाने के लिए। और ये रैली चालू है, अब बोलोगे कि तपन क्या लगा है नेक्स्ट क्वार्टर, उसके बाद का क्वार्टर कैसा रहेगा, स्टॉक्स तो भाग चुके। मुझे अभी भी लग रहा है कि दो क्वार्टर आई थिंक अभी भी ये सब ऑटो एंड कंपनियां चलेगी। आई थिंक अभी भी ऑटोमोबाइल में अच्छा, कहते हैं ना कि डिमांड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि स्टॉक थोड़े भाग चुके हैं, लेकिन आई थिंक अभी भी चलेंगे, अभी भी फिर भी ये सेक्युलर ग्रोथ दे सकते हैं नेक्स्ट 4-5 साल तक। मुझे नो ठीक ही लग रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम लगी ना है। You prioritize, analyze, list to learn यस। सोना BLW, आयुष जी वही है प्रॉब्लम ना सोना BLW में कि कुछ एक्सटर्नल इश्यूज के वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। थोड़े ग्रुप कंपनीज के इश्यूज है, थोड़े मैनेजमेंट के इश्यूज है, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन हाँ काफ़ी नीचे है, वैल्यूएशन वाइज नीचे है। अगर आप बाकी सब कंपनीज के सामने देखोगे तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन वाइज आपको लगे कि सोना BLW इतना महंगा नहीं है। ठीक है। नाउअडेज विच सेक्टर, IT, बैंकिंग, पर देखो ऑफ कोर्स मैंने इन सब पे बात की, IT तो मैं अवॉइड ही करूंगा, लेकिन यस बैंकिंग पावर आई थिंक वो अच्छे हैं। मैंने आई थिंक आपको आगे के सेक्टर्स के भी लिस्ट दिए थे, आई थिंक आपके पास है वो गाइस, यू वांट इट तो मैं आपको बाकी सब सेक्टर्स के भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। जस्ट मिनट, मैंने ओपन नहीं किया। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन, कैसा लगा सर? नॉट गुड, बैड और ग्रेट, एक्सेलेंट, और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस गाइस, क्या सीखा हमने आप बताइए मुझे चैट बॉक्स पे ज़रा। और होप ये सेशन में कुछ मैं आपको वैल्यू एडिशन कर पाया हूँ।
ठीक है, मेरा मेन रीजन ये सेक्टर रिव्यू का यही होता है ना कि आपको थोड़ा मैं बताऊँ उस सेक्टर के बारे में, और वो भी बताओ कि किस तरह से हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं जब हम लोग खुद एनालाइज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चलिए, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।